नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम आय दृष्टि जो घटना चक्र की मैगजीन है, जो पूरा ईयरली मैगजीन है, उसको हम अध्ययन कर रहे हैं। इसके तहत हमने पूर्वत में 2 वीडियोज़ डाल चुके हैं, जिसमें हमने 10 टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया। आप उसको अच्छे से पढ़िए और बार-बार उसको रिवीजन कर सकते हैं, स्पीडोमीटर लगा के कर सकते हैं, ठीक है? तो इसका एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, आय दृष्टि मैगजीन करके। आप वहाँ से जाके वीडियोज़ को देख सकते हैं, जो भी साथी पुराने वीडियोज़ को नहीं देखे हैं। तो यह आपकी जो क्लास चल रही है, आगामी पेपर जो यूपीपीएससी का प्री एग्जाम होने वाला है, चाहे यूपीपीएससी का जो आरओ का प्री एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ठीक है। और जो इसके साथ साथ करंट अफेयर की क्लास आपकी घटना चक्र की, उसके क्रॉनिकल मैगजीन की चल रही है, मंथली मैगजीन की, उसको भी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, क्योंकि मंथली मैगजीन अगर आप एक बार पढ़े रहेंगे, उसके बाद अभी ईयरली वाली पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा और अच्छे से टॉपिक आपके क्लियर होंगे और करंट अफेयर में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता होगा कि यूपीपीएससी के जो आरओ का एग्जाम होगा, उसमें लगभग 24-25 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ जाते हैं। आपके पीसीएस के प्री में 32 क्वेश्चन करीब करंट अफेयर के आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से करंट अफेयर को तैयार करना है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं। तो पिछला 10 टॉपिक हमने कर लिया है। आज के अब कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं, सर्वप्रथम मैं उससे आप लोग का अवगत करा देता हूँ, ठीक है। तो आज के हमारे 4 या 5 टॉपिक जो भी होंगे, अगर बड़ा टॉपिक होता है तो हम 4 टॉपिक करेंगे और छोटा होगा तो हम 5 टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक हमारे हैं, पहला होगा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है, सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। नया सर्वोच्च न्यायालय ने अपना नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह जारी किया है। बधावन पत्र का शिलान्यास, ये भी बड़ा टॉपिक है, उसको भी पढ़ेंगे। और आपका चौथा पॉइंट आपका होगा, बधावन पत्र के बाद आपका होगा NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों की मंजूरी, ठीक है। तो इस क्लास में हम 4 ही टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि टॉपिक बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो 4 टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको अंडरलाइन कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग बाद में इसमें इसका जब PDF डाल दिया जाएगा तो मैगजीन आपके पास होगी ही, तो आप मैगजीन में लगा भी सकते हैं, और नहीं होगा तो हम इसका PDF डाल देंगे अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। तो आप उसके माध्यम से जो भी इसमें अंडरलाइन वाले पॉइंट है, उसका चाहे नोट्स बना सकते हैं, चाहे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन वाले पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, बाकी का आप पढ़ें तो अति उत्तम है, लेकिन बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। हमने इसको अच्छे से पढ़ के और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जो ज्वाइन करके रखें। अभी जब क्लास अंत में खत्म होगी तो हम एक बार इंटरफेस दिखा देंगे और चैनल का नाम और कौन कौन सा हमारा चैनल है उसको हम दिखा देंगे आपको, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को शुरुआत की थी, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने कब शुरू की थी सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम? 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत केंद्र सरकार ने मंजूरी दी थी इसकी, ठीक है। इस कार्यक्रम के हेतु कुल परिव्यय कितना है? तो परिव्यय में कुल 76,000 करोड़ रुपए का परिव्यय है सेमीकॉन इंडिया मिशन के अंतर्गत। तो बस आपको इतना याद करना है कि सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 2021 में शुरू किया गया। इसका परिव्यय कितना है, मतलब इसमें खर्चा कितना होगा? 76,000 करोड़ रुपए खर्च होगा। अर्धचालकों एवं डिस्प्ले परितंत्र के विकास के लिए लंबी अवधि की रणनीतियों को संचालित करने के उद्देश्य से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई। इस मिशन का नेतृत्व अर्धचालक और डिस्प्ले उद्योग के क्षेत्र में जुड़े वैश्विक विशेषज्ञों का रहेगा। यह मिशन डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत एक विशेष और स्वतंत्र प्रयास व्यापार प्रभाव एवं मिशन सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं के लिए नोडल एजेंसी रहेगा, ठीक है। तो जो सेमीकॉन इंडिया मिशन के जो सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम है, उसके तहत जो भी कार्यक्रम चालू किए जाएंगे, उसके लिए नोडल एजेंसी का कार्य कौन क्या करेगा? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन करेगा। स्मरणीय तथ्य क्या है? 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में एक अर्धचालक इकाई की स्थापना की है, ठीक है। तो 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में एक अर्धचालक सेमीकंडक्टर की इकाई की स्थापना की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यह अर्धचालक इकाई कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है, जिसमें 33,000 करोड़ रुपए का परिव्यय है, ठीक है। उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है? 60 लाख चिप्स प्रतिदिन, 60 लाख चिप प्रतिदिन यह बना सकता है। इससे पूर्व जून 2023 में केंद्र सरकार ने
साड़ंग गुजरात में ही एक अर्धचालक इकाई की स्थापना हेतु माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, 29 फरवरी 2024 को देश में 3 और अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो 29 फरवरी को 3 और अर्धचालक इकाइयां बनाने के लिए मंजूरी दी गई है। इन 3 इकाइयों का विवरण निम्नवत है। कौन कौन सा इकाई है? धौलेरा गुजरात एवं सेमीकंडक्टर फैब, धौलेरा गुजरात में, धौलेरा गुजरात सेमीकंडक्टर फैब, धौलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना की गई। ये सेमीकंडक्टर फैब ताइवान की साझेदारी से स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो धौलेरा का जो प्लांट है वो ताइवान की साझेदारी से तैयार किया जाता है। इसकी क्षमता क्या है? 50,000 WSPM वेफर्स स्टार्ट्स पर मंथ। यह भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब है। ठीक है, तो ये भारत की पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब है जो धौलेरा की फैब है। ठीक है, ताइवान के मदद से बनाई गई है। असम में अर्धचालक इकाई, एक इकाई असम में बनाई जा रही है। इसको किसने शुरू किया? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने मोरीगांव असम में एक अपनी अर्धचालक इकाई स्थापित की है। इसका परिव्यय कितना है? 27,000 करोड़ रुपए का इसमें परिव्यय है। उत्पादन क्षमता इसकी है 48 मिलियन चिप्स प्रतिदिन। ठीक है, तो 70,000 पिछले वाले था, 48 वाले का। ठीक है, अब एक इकाई आपकी साड़ंग गुजरात में अर्धचालक की लगाई गई है जो CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, यह अर्धचालक इकाई रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन जापान और स्टार्ट माइक्रोलॉजिकल थाईलैंड की कंपनी द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है, तो रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन जापान की कंपनी है और स्टार्ट माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड पब्लिक कंपनी लिमिटेड की साझेदारी में स्थापित की जा रही है। ठीक है, 76,000 करोड़ रुपए का परिव्यय है। 15 मिलियन रिम्स प्रतिदिन इसमें उत्पादित किए जाएंगे। 29 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 3 अर्धचालक संयंत्रों का शिलान्यास 13 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री ने किया है। जो ये तीनों संयंत्र ऊपर वाले हैं इनका शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 13 मार्च 2024 को कर दिया है। इस प्रकार भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत अब कुल 5 अर्धचालक इकाइयों की स्थापना और को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, तो जो 5 इकाइयां हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 5 अर्धचालक इकाइयां स्थापना और मंजूरी प्रदान की जा चुकी है भारत में, जो चिप्स का निर्माण करेंगे, चिप का निर्माण करेंगे। भारत अमेरिकी साझेदारी चिप के संबंध में अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस साझेदारी का उद्देश्य ITSI कोष के तहत वैश्विक अर्धचालक पारिस्थितिकीय तंत्र को विकसित करने एवं उससे विविधता लाने के लिए अवसरों का पता लगाना है। उल्लेखनीय है कि ITSI कोष का सृजन अमेरिका ने वर्ष 2022 में चिप्स अधिनियम के तहत किया था। ठीक है, तो ITSI कोष है जिसके तहत चिप बनाने के लिए अमेरिका जो है ना वो सेमीकंडक्टर मिशन जो है हमारा जो नोडल एजेंसी है उसके साथ कोलैबोरेशन करेगा चिप के निर्माण में बढ़ोतरी के लिए। आगे बढ़ते दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह क्या है? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्याय निकाय है। संविधान के 124 के उल्लेखित है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, तो ये तो आपको पता ही होगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, लेकिन इसका उद्घाटन कब हुआ? 28 फरवरी 1950 में इसका उद्घाटन हुआ। पहले मुख्य न्यायाधीश के थे हरलाल जेकानिया। 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया और अपनी स्थापना की हीरक जयंती की शुरुआत की। ठीक है, तो स्थापना दिवस बनाया 28 जनवरी 2024 को और हीरक जयंती वर्ष की शुरुआत किसने की है? सर्वोच्च न्यायालय ने की है, जो कि 2025 में मनाई जाएगी। ठीक है, 75वीं वर्षगांठ कब है सुप्रीम कोर्ट की? तो 28 जनवरी 2025 को 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी कि जब सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने अनावरण किया? इसमें CGI दे देगा तो आधा से ज़्यादा लोग CGI लगा देंगे, CGI नहीं लगाना। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है 1 सितंबर 2024 को। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज किस रंग का है? नीले रंग का ध्वज है। इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय भवन को सुनहरे रंग से विस्तृत किया गया है। इस ध्वज में न्यायालय के गोलाकार भवन के ऊपर अशोक चक्र के स्थान दिया गया है। इस संपूर्ण डिजाइन को एक वृत्त में घेरा गया है और इसके नीचे एक स्लोगन लिखा गया। संस्कृत में कौन सा स्लोगन लिखा गया? यतो धर्मस्य जय लिखा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा श्लोक लिखा गया है? यतो धर्मस्थो जय।
यतो धर्मस्थो जया। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। ठीक है, जहाँ धर्म है वहाँ जीत है, यतो धर्मस्थो जया, इसके स्लोगन में लिखा गया सुप्रीम कोर्ट के। इस ध्वज के माध्यम से मध्य भाग में प्रदर्शित डिजाइन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रतीक चिन्ह के रूप में भी कार्य करेगी। सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष सिक्का एवं स्मारक डाक टिकट जारी। 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2024 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, तो पूछ सकता है राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। किसकी अध्यक्षता में, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में शुरू किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक सिक्का और स्मारक टिकट जारी किया है। ठीक है, तो एक 75 रुपये का सिक्का और एक स्मारक टिकट जारी किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाधावन पत्तन का शिलान्यास, एक नया पत्तन बनाया जा रहा है बाधावन पत्तन के नाम से। ठीक है, तो भारत में कुल 12 पत्तन महापत्तन हैं जो पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के स्वामित्व में है और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम 2021 के प्रावधानों से शासित है। तो आपको पूछ सकता है कि महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम कब किस वर्ष में लागू किया गया, तो 2021 में लाया गया है महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम। 30 अगस्त इसको नीचे वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पढ़ना हो तो पढ़िए, ना पढ़ना हो ना पढ़िए। स्मरणीय तथ्य, 30 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाधावन पत्तन का शिलान्यास किया है। ठीक है, तो बाधावन पत्तन का शिलान्यास किसने किया, नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को। यह पत्तन महाराष्ट्र के पालघर जिले के डहाणू नगर में स्थित है। डहाणू नगर में, महाराष्ट्र के पालघर जिले के डहाणू नगर में स्थित है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जून 2024 को इस पत्तन की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की थी। भूमि अधिग्रहण सहित इसमें कुल परिव्यय कितना है, 76,200 करोड़ रुपए, 73,220 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय है। इस परियोजना का निर्माण बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। ये क्या होना है, बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड क्या है, देखिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम द्वारा गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन है जिसमें उसकी हिस्सेदारी में 76%, 26% हिस्सेदारी किसकी है, महाराष्ट्र मैरीटाइम अथॉरिटी की, और 74% हिस्सेदारी है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की, इसमें हिस्सेदारी है। ठीक है, बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट में। ठीक है, बधावन पत्थर को हर मौसम के लिए उपयुक्त ग्रीनफील्ड डीप ड्राफ्ट महापत्तन के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पत्तनों में से एक होगा। निर्माण पूरा होने के पश्चात विश्व के शीर्ष 10 पत्तनों में यह शामिल होगा। इस प्रकार यह पत्तन विश्व स्तरीय समुद्री प्रवेश द्वारा स्थापित करने के माध्यम से देश के व्यापक और आर्थिक विकास में बढ़ावा देगा। ठीक है, बाकी का ये क्षमता उमता दिया हो तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो 12 महापत्तन कौन कौन से, जो 12 महापत्तन है भारत के वो कौन कौन से, देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता हल्दिया है, पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम पत्तन आंध्र प्रदेश में है, कामराज पत्तन तमिलनाडु में है, चेन्नई पत्तन आपका तमिलनाडु में चेन्नई में है, बी.ओ. चिदम्बरम पत्तन तूतुकुड़ी तमिलनाडु में है, दीनदयाल पत्तन कच्छ गुजरात में है, मुंबई पत्तन महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू या नहावा सेवा पत्तन महाराष्ट्र में है, मुर्मुगांव पत्तन गोवा में है, नव मंगलुरु पत्तन कर्नाटका में, कोचीन पत्तन कोच्चि केरला में स्थित है। तो 12 पत्तन यह है और 13वां आपका बन रहा है बड़ा पत्तन में बधावन पत्तन। ठीक है, तो पालघर जिले के नहाड़ू गांव में, नहाड़ू नगर में। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था उसको भी आप लोग साथ ही साथ देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 जून 2024 को CCPI 2023 जारी किया गया। इसका चौथा संस्करण है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो चौथा संस्करण जारी किया गया। विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया गया। इस सूचकांक के तहत कंटेनर पोर्टों द्वारा किसी पत्तन में व्यतीत की गई समय का मापन किया जाता है। ठीक है, वर्ष 2023 में पूर्वी और दक्षिणी पूर्व एशियाई पत्तनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ठीक है, इस सूचकांक में लगातार दूसरे वर्ष चीन का यांगसान पत्तन पहले नंबर पर है। ठीक है, जो पोर्ट वाला इंडेक्स आया है उसमें चाइना का यांगसान पत्तन लगातार दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे है। ठीक है, इस सूचकांक के इतिहास में पहली बार विश्व के शीर्ष 100 पत्तनों की सूची में भारत के 9 शहर शामिल है, 9 पत्तन शामिल है। ठीक है, जो विश्व के 100 पत्तन की सूची है उसमें भारत के 9 पत्तन भी शामिल है, 9 महत्वपूर्ण पत्तन शामिल है।
विश्व के शीर्ष 20 पत्तनों की सूची में विशाखापत्तनम 19वें नंबर पे है। ठीक है, तो विशाखापत्तनम का स्थान 19वें नंबर पे 20 में है। ठीक है, वर्ष 2022 में इसका स्थान 115वें नंबर पर है। ठीक है, शीर्ष 100 पत्तनों में शामिल भारतीय पत्तन, तो विशाखापत्तनम 19वें नंबर पे है, 27वें नंबर पे मुंद्रा है, 41वें पे पिपावा है, 47वें नंबर पर कामराज पत्तन है, 63वें नंबर पर कोचीन पत्तन है, 68वें नंबर पर हजीरा पत्तन है, 71 नंबर पर कृष्णापट्टनम पत्तन है, 80 नंबर पर चेन्नई पत्तन है और जवाहरलाल नेहरू 96वें नंबर पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखते हैं, 4 ही पॉइंट करेंगे क्योंकि चारों पॉइंट बड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों की मंजूरी। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम NICDP नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत का सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। भविष्य के औद्योगिक शहरों का विकास करना इसका उद्देश्य है। विश्व के सर्वोत्तम विनिर्माण एवं निवेश स्थलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, ऐसे शहरों का निर्माण करना है भारत में। इसका कहने का मतलब है कि जो विश्व के जो बड़े बड़े शहर हैं उससे प्रतिस्पर्धा कर सके। ठीक है, इस दूरदर्शी कार्यक्रम के तहत नए औद्योगिक शहरों का निर्माण स्मार्ट शहरों के रूप में की जाने की परिकल्पना है। दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने NICDP के अंग के रूप में 4 चरणों में 11 औद्योगिक गलियारे विकास की स्वीकृति प्रदान की थी। इन 11 औद्योगिक गलियारों के अंतर्गत 4 चरणों में कुल 32 परियोजनाएं शामिल हैं। इन 32 परियोजनाओं में से पहले चरण में 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर पहले ही विकसित किए जा चुके हैं, जबकि 4 अन्य परियोजनाएं चल रही हैं विकास के लिए। 28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक नोड शहरों की स्थापना को मंजूरी दी है। 28,602 करोड़ रुपए का इसका परिव्यय है। 12 जो परियोजनाएं हैं, 12 औद्योगिक शहर देश के 10 राज्यों में विस्तृत हैं। तो जो 12 औद्योगिक शहर हैं वो देश के 10 राज्यों में विस्तृत है और 6 गलियारों में शामिल हैं। इस 12 नए औद्योगिक शहरों में केवल 11 के नामों की घोषणा की गई है। ठीक है, तो जो 12 औद्योगिक शहर हैं उसमें 11 पे नामों की घोषणा कर रही है, एक पे नहीं घोषित किया गया था क्योंकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इलेक्शन चल रहा था और इन्हीं दोनों रीजन में से एक शहर को चुनना है, तो इसमें इसीलिए नहीं घोषित किया गया, इसलिए 11 नामों का घोषणा किया गया था। ठीक है, नए स्वीकृत औद्योगिक शहर कौन कौन से हैं इसमें देखिए। नए शहरों में कौन कौन से शहर है? खुरपिया उत्तराखंड का खुरपिया शहर, राजपुरा पटियाला पंजाब का, दीघी महाराष्ट्र का, पलक्कड़ केरला का, आगरा उत्तर प्रदेश का, प्रयाग उत्तर प्रदेश का, गया बिहार का, जहीराबाद तेलंगाना का, और ओरवाकल आंध्र प्रदेश का, कोपरथी आंध्र प्रदेश का, और आपका जोधपुर पाली राजस्थान का। ये 11 शहर हैं जिसको नए औद्योगिक शहर बनाना। कौन कौन से हैं फिर से पढ़ लेते हैं। खुरपिया उत्तराखंड, राजपुरा पटियाला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पंजाब का, दीघी महाराष्ट्र का, पलक्कड़ केरला का, आगरा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गया बिहार का, जहीराबाद तेलंगाना का, ओरवाकल आंध्र प्रदेश का, कोपरथी आंध्र प्रदेश का और जोधपुर पाली राजस्थान का। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि यूपी के 2 शहर हैं और आंध्र प्रदेश के भी 2 शहर हैं। यूपी के कौन कौन से 2 शहर हैं? प्रयाग और आगरा, और आंध्र प्रदेश के ओरवाकल और कोपरथी 2 शहर शामिल हैं इसमें। ठीक है, NICDP के 11 औद्योगिक गलियारे, जो 11 गलियारे कौन कौन से हैं? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, बिजाग मतलब उसको कहा जाता है विशाखापट्टनम को, बिजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा, बम्बई मुंबई औद्योगिक गलियारा, बेंगलुरु मुंबई औद्योगिक गलियारा, ओडिशा आर्थिक गलियारा, हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद वारंगल औद्योगिक गलियारा, हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा, कोयम्बतूर होते हुए कोच्चि का औद्योगिक गलियारा और दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा शामिल है। ठीक है, तो इसको पढ़ना नहीं है, एक बार आप पढ़ लेंगे खाली ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं। NICDP 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर स्मार्ट शहर, तो कौन कौन से 4 स्मार्ट शहर हैं? ग्रीनफील्ड औद्योगिक शहर जो 4 बन चुके हैं, कौन कौन से हैं? तो धौलेरा विशेष निवेश क्षेत्र गुजरात में, धौलेरा विशेष निवेश क्षेत्र गुजरात में, औरंगाबाद औद्योगिक शहर महाराष्ट्र में, एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो एकीकृत उद्योग टाउनशिप एक ग्रेटर नोएडा का, एक विक्रम उद्योगपुरी मध्य प्रदेश का, औरंगाबाद औद्योगिक शहर महाराष्ट्र का और धौलेरा विशेष निवेश क्षेत्र गुजरात का। ये 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर हैं। ठीक है, ये 4 विकसित हो चुके हैं और 5 पर निर्माण कार्य चल रहा है। ठीक है, तो बड़ा पॉइंट होने की वजह से हम 4 ही पॉइंट इस वीडियो में कर पाए हैं। ठीक है,
तो हम किसी वीडियो में 4 और किसी में 5 करेंगे, कि जैसे कोई छोटा पॉइंट भी रहेगा तो हम 5 कर लेंगे, ठीक है। तो आपका क्लास यहीं पे एंड होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और अपना सुझाव कुछ देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं उसको भी। और ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा लाइक करेंगे, हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप क्रॉनिकल मैगजीन की जो मंथली मैगजीन क्लास चल रही है उसको भी देखिए और ज़्यादा उसको भी शेयर कीजिए, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए, जिसका लिंक आपको हमारे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप यूट्यूब चैनल के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, चाहे हम लोग से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।